हेलो नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल से यूट्यूब चैनल अर्थ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग बायोलॉजी के जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। और इस बायोलॉजी के इस जैव प्रक्रम टॉपिक में हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना था। इसमें से सबसे पहला था हम लोग का, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक था पोषण। सबसे पहला नंबर टॉपिक था पोषण, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इस पहले नंबर टॉपिक के बाद हम लोग का जो दूसरा नंबर टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था श्वसन, और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आपको वीडियो लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग अंत में परिवहन को कंप्लीट करके कुछ दिनों के लिए हम लोग गैप कर दिए। परिवहन को कंप्लीट करके कुछ दिनों के लिए हम लोग इस क्लास को गैप कर दिए। और इसी क्लास के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस जैव प्रकरण वाले टॉपिक के सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि उत्सर्जन उत्सर्जन का जो हम लोग का पहला लेक्चर लेकर हम आज आए हैं। तो इस उत्सर्जन में हम लोग को इसी जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग पढ़ना है कि आखिर लास्ट टॉपिक में उत्सर्जन में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आप इसके पहले अगर तीनों टॉपिक देखे होंगे तो आपको ये उत्सर्जन भी उस तरह से आपको समझ में आएगा। और अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप इस लेक्चर को देख लेने के बाद आप जैव प्रक्रम वाले सभी लेक्चर को यानी कि लेक्चर नंबर 1 से सीरियल नंबर से आप देखेंगे तो आपको सभी के सभी लेक्चर समझ में आएंगे, सभी के सभी टॉपिक समझ में आएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग एक काम कीजिएगा कि उन सभी टॉपिक, उन सभी लेक्चरों में जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, आपको उसके बारे में पढ़ाया था, तो उस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करके उसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है उत्सर्जन, और यह उत्सर्जन का लेक्चर नंबर 1 है। और इसके बाद हम लोग उत्सर्जन को खत्म करने के बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक हम लोग उत्सर्जन को देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास 10th का हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर थे हम लोग का सभी के सभी कंप्लीट है। और जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आगे की चैप्टर को भी, आगे की जो बुक होगी हम लोग उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में कि आखिर उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यह जैव प्रक्रम का हिस्सा होगा। तो चलिए देखते हैं उत्सर्जन के बारे में आगे। सबसे पहला नंबर टॉपिक है इसमें कि उत्सर्जन क्या है। ठीक है, उत्सर्जन क्या है इसके बारे में हम लोग को सबसे पहला नंबर टॉपिक पढ़ना है। तो आपको याद होगा जब पोषण, श्वसन और परिवहन पढ़ रहे हैं, जब उस सब चैप्टर पढ़ रहे थे, तीनों चैप्टर, तो उस तीनों चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य में पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसके अंदर यानी कि मनुष्य के शरीर में और जंतुओं के शरीर में, पशु के शरीर में जैविक क्रिया होती है। तो जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। अगर कहीं पर किसी के शरीर में अगर लाभदायक पदार्थ उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, और उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो उसी अनावश्यक चीजों को बाहर निकालने के लिए हम लोग को पढ़ना है उत्सर्जन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका डेफिनेशन कि जीवों के शरीर में जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, जैविक प्रक्रिया मतलब पोषण श्वसन जो हम लोग के अंदर हो रहा था, तो उसके बाद उसमें हानिकारक पदार्थ उत्पन्न, अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने या निष्कासित करने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी जीव है, कोई भी सजीव है, तो उसके अंदर जब उपापचय क्रिया होता है, जैविक क्रिया होता है, तो उस जैविक क्रियाओं के दौरान, जैविक क्रियाओं के हो जाने के बाद जो लाभदायक पदार्थ होता है उसके साथ साथ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न हो जाता है। तो उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना आवश्यक होता है, और उसी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो आप इस डिफिनेशन को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने या निष्कासित करना ही उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद हम लोग का आएगा जो टॉपिक है
जैविक क्रियाओं के बाद कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जब भी शरीर के अंदर जैविक क्रिया होता है तो उसके जैविक क्रियाओं के बाद हमारे शरीर में कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, और इन पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि उन पदार्थों को शरीर से बाहर अगर नहीं निकाला जाए तो हो सके कि शरीर में कुछ न कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। यदि उचित समय पर उसे बाहर नहीं निकाला जाए तो वह मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालता है। विषैला प्रभाव करने का मतलब कि आपको बहुत क्षति हो जाएगा शरीर का, यानी कि बीमार पड़ सकते हैं आप। तो विषैला प्रभाव डालता है। विषैला प्रभाव न डाले इसके वजह से हम लोग उस सभी पदार्थों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और उसी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल लेना हम लोग को क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो आप सिंपल सा ऐसा डिफिनेशन समझेंगे कि मानव के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जैविक क्रियाओं के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आएगा टॉपिक है पौधा में उत्सर्जन। सबसे पहला टॉपिक है पौधा में उत्सर्जन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अपचा भोज्य पदार्थ क्या है, उसके बाद एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन, और इसके आगे बहुत सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग का है पौधा में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन क्या है? तो पौधों में भी कुछ विशेष प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ संचित रहता है, क्योंकि पौधा भी पोषण करता है तो उसके अंदर जैविक क्रिया होती है, और जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। उसी प्रकार से पौधा में भी कुछ विशेष प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ संचित रहता है, जमा रहता है, जो पौधा के विभिन्न भागों में पाया जाता है। और यह जो उत्सर्जी पदार्थ होता है पौधा के विभिन्न भाग जैसे पत्ती, छाल, फल में या उस पौधा के तना इत्यादि में मौजूद होता है, और उस उत्सर्जी पदार्थ को हम लोग को पौधा के शरीर से बाहर निकाला जाता है कि जो वृक्ष है, पौधा है, उस पर कोई विषैला प्रभाव न पड़े। तो समय समय पर पत्तियां, छाल और फल वृक्ष से झड़ते या गिरते हैं। समय समय पर पत्ती और जो फल होता है या उसका छाल होता है पेड़ का, वह समय समय पर झड़ते रहता है। तो उसी पत्ती छाल के सहायता से उसी के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ भी पौधा से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो यह हम लोग का पौधा का उत्सर्जन हो गया। तो पूछा है कि पौधा का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है कहाँ पर संचित होता है, कहाँ पर रहता है? तो पत्ती में भी रहता है, तना में भी रहता है, और इसके साथ साथ उसके फल में भी संचित रहता है। जब फल उस पौधा से अलग होता है तो फल के साथ उत्सर्जी पदार्थ भी अलग हो जाता है। उसके बाद पौधा के प्रत्येक कोशिका के रिक्तिका में उत्सर्जी पदार्थ को जमा किया जाता है, यानी कि पौधा के जितने भी कोशिका है उसके खाली स्थान में उत्सर्जी पदार्थ को संचित किया जाता है। और जब तना या पत्ती बाहर झड़ता है, पेड़ से अलग होता है, तो वह अपने साथ साथ उस उत्सर्जी पदार्थ को भी बाहर, यानी कि पेड़ से बाहर निष्कासित कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि पौधा का उत्सर्जन हो गया। ठीक है, उसके बाद पीत वर्णक। पीत वर्णक है कि अपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, वही जैविक क्रिया के फलस्वरूप कुछ पीत का भी निर्माण होता है। पीत, और इस जो पीत होता है उसका नाम होता है बाइरुबिडिन, बाइलबरिडिन, यूरोक्रोम। पीत कहने का मतलब पीत भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो अगर उपापचयी क्रिया होगा तो पीत का भी निर्माण होता है, जैसे बाइरुबिडिन, उसके बाद है बाइलबरिडिन, यूरोक्रोम इत्यादि। तो ये सभी पीत का नाम है, पीत वर्णक का। तो आप इन पीत वर्णक को भी ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे पौधा का उत्सर्जन, पौधा में उत्सर्जन। तो पौधा में उत्सर्जी पदार्थ उसके फल में, उसके पत्ती में और तना में मौजूद होता है। और जब पत्ती और तना पेड़ से झड़ते हैं या फल पेड़ से गिरता है या झड़ता है, तो अपने साथ साथ पौधा में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ को भी बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि अपचा भोज्य पदार्थ क्या होता है। इसके बाद पढ़ना है अपचा भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब बहुत खाना खा लेते हैं तो कुछ भोजन का कुछ हिस्सा हम लोग के शरीर के अंदर उसका सही से पाचन नहीं हो पाता है, तो उसी भोजन को हम लोग अपचा भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे
यहाँ पर अपचा भोज्य पदार्थ पाचन क्रिया के दौरान कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जब हम लोग पाचन क्रिया करते हैं या कोई भी जीव पाचन करता है तो कुछ ऐसा पदार्थ या ऐसा भोज्य पदार्थ होता है जिनका सही से पाचन नहीं हो पाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि जिनका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपचा भोज्य पदार्थ। और अगर अपचा भोज्य पदार्थ अगर उसका शरीर में अच्छी तरह से अगर पाचन नहीं होता है तो हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक साबित होता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बन जाता है। तो उस अपचा भोज्य पदार्थ को भी शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि उस अपचा भोज्य पदार्थ को भी अगर बाहर नहीं निकाला जाए तो हमारे शरीर पर विषैला प्रभाव डालेगा, हम हो सके कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन। तो आपको ऊपर वाला टॉपिक जो था अपचा भोज्य पदार्थ समझ में आ रहा होगा। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है अपचा, यानी कि वैसा भोजन जो पचा नहीं होगा, पाचन क्रिया के दौरान वैसा भोज्य पदार्थ जिनका पाचन सही ढंग से नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग अपचा भोज्य पदार्थ। और उस अपचा भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग का आगे का टॉपिक है कि एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन। वैसा एक कोशिकीय जीव पहले समझते हैं कि क्या होता है। वैसा जीव जिसका जो शरीर होता है एक कोशिका, केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और वैसा जीव इसके आगे भी होगा, जैसे आप बहुकोशिकीय, वैसा जीव जिसका जो शरीर होता है अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर यानी कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक कोशिकीय जंतु या जीव में उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ कि एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जंतु है, जीव है। अमीबा और पैरामीशियम जल में पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम जल में पाया जाता है। इन जंतुओं में यानी कि अमीबा और पैरामीशियम में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। अगर उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होगा तो वह किसी न किसी अंग से तो या किसी भी तरीका से उत्सर्जन तो करता ही होगा। तो इस अमीबा और पैरामीशियम में विसरण विधि के द्वारा, आप 9th में पढ़े होंगे विसरण और परासरण, तो विसरण विधि के द्वारा अमीबा और पैरामीशियम में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि इनमें यानी कि जो अमीबा होता है हम लोग का, जो अमीबा होता है और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम जो होता है इसमें विसरण विधि के द्वारा विसरण विधि के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। विसरण विधि के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और ये उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो आप समझ पा रहे होंगे कि हानिकारक पदार्थ निष्कासित हो जाएगा। हानिकारक जो पदार्थ है वो निष्कासित हो जाएगा। तो पूछेगा एग्जाम में कि पैरामीशियम का उत्सर्जन किस विधि के द्वारा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि विसरण विधि के द्वारा। अमीबा यानी कि जितने भी एक कोशिकीय जंतु होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इसमें पाचन के लिए कोई अंग नहीं होता है या उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है, तो इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया एक विधि के द्वारा होता है और उस विधि का नाम है विसरण विधि। विसरण विधि के द्वारा अमीबा और पैरामीशियम में हम लोग का उत्सर्जन होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है। बहुकोशिकीय जंतु यानी कि वैसा जंतु जिसका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जंतु। जैसे हम लोग हो गए मनुष्य, हम लोग के शरीर में बहुत प्रकार के कोशिका होता है मिला हुआ, तो हम लोग बहुकोशिकीय जंतु हो गए, जीव हो गए। और उसके बाद पढ़ना है कि बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न वर्ग के बहुकोशिकीय जंतु में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, वृक्क हो गया, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, और भी बहुत सारे अंग होते हैं जिसके द्वारा बहुकोशिकीय जंतु अपना उत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। तो बहुकोशिकीय जंतु होता है विभिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अमीबा में यानी कि एक कोशिकीय जो जंतु होता है
उसमें किसी भी प्रकार का एक कोशिकीय जो जंतु होता है उसमें किसी भी प्रकार का उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। उसमें उत्सर्जन विसरण विधि के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जंतु होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि विभिन्न वर्ग के जंतु या विभिन्न वर्ग के जीव में, सजीव में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। जैसे फेफड़ा हो गया हम लोग का, वृक्क हो गया, उसके बाद त्वचा हो गया, उसके बाद आपको यकृत नजर आ रहा होगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे तंत्र होते हैं जिनके सहायता से बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो सभी को हम लोग अलग अलग तरीका से पढ़ेंगे, अलग अलग बारी बारी से पढ़ेंगे कि मनुष्य में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, मछली में कैसे होता है, चूहा में कैसे होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा या किस अंग के द्वारा मनुष्य में उत्सर्जन होता है। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पर कि सभी स्थलीय जीव जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गया। स्थलीय करने का मतलब कि जो धरती पर रहता है, यानी कि जल में नहीं हो, स्थल पर हो, तो उसको हम लोग स्थलीय जीव कहते हैं। तो जितने भी स्थलीय जीव होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क होता है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि वृक्क क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी तंत्र है। तो मनुष्य में या स्थलीय जीव जैसे मनुष्य और जंतु का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क होता है। वृक्क से संबंधित अन्य भी रचना होती है, और वृक्क के अलावा उत्सर्जन के लिए मनुष्य और जंतु में, यानी कि बहुकोशिकीय जंतु होता है, उसमें और भी संरचना होती है जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। जैसे मूत्राशय हो गया, मूत्र वाहिनी हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। तो यह वृक्क के अलावे उत्सर्जन अंग है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि वृक्क के अलावे मनुष्य में या बहुकोशिकीय जंतु में कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मूत्राशय भी होता है, मूत्र वाहिनी भी होता है, मूत्र मार्ग भी होता है, और भी बहुत सारे अंग है जिनके बारे में भी हम लोग नहीं जानते हैं, आगे की टॉपिक में जानेंगे। ठीक है। अब उसके बाद वृक्क के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर वृक्क क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर बात, वृक्क जो है एक प्रकार का उत्सर्जन तंत्र है। वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, वृक्क उत्सर्जन तंत्र है जिसके सहायता से बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जी पदार्थ को या हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। एक जोड़ा करने का मतलब कि दो को पाया जाता होगा। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो मनुष्य होता है कि मानव के शरीर में उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी तंत्र जो वृक्क होता है कितना होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा या इसी को जोड़ी बोलेंगे, एक जोड़ा यानी कि दो को होता है। वृक्क की संख्या मनुष्य में 2 होती है, एक जोड़ा। ठीक है। अब उसके बाद प्रत्येक वृक्क, जब हम इसको फिगर से समझाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। आप अभी ऐसा ही देखें कि प्रत्येक वृक्क उदर गुहा में स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा में स्थित होता है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि जब 2 वृक्क होता है तो एक होता है हम लोग का दायां वृक्क और एक होता है बायां वृक्क। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2 वृक्क है यहाँ पर, ठीक हम लोग वृक्क बोलते हैं। एक होता है दायां वृक्क और एक होता है बायां वृक्क। एक आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा होगा और एक थोड़ा सा नीचा दिख रहा होगा, बहुत थोड़ा सा दिखेगा या नहीं भी दिख सकता है। तो इसके बाद हम लोग को वही पढ़ना है कि प्रत्येक वृक्क उदर गुहा में होता है और बायां वृक्क जो होता है दायां वृक्क की अपेक्षा ऊपर स्थित होता है। जो बायां वृक्क है वह दायां वृक्क की अपेक्षा ऊपर होता है और दायां वृक्क बायां वृक्क की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। यह वृक्क के बारे में मैं बताया कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीवों में या मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है और वृक्क जो है उदर गुहा में रहता है, स्थित होता है, और
जो बायां वृक्क है दायां वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है और दायां वृक्क बायां वृक्क से थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। इसके बाद प्रत्येक वृक्क एक ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है। प्रत्येक वृक्क जो होता है गहरे भूरे लाल रंग का होता है, जिसका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। सेम आप लोग सब्जी खाए होंगे सेम का, तो सेम के बीज का आकार आपको देखने से भी लग रहा होगा यहाँ पर सेम के बीज के आकार का यह वृक्क है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो वृक्क की आकृति है वो कैसा है, तो वृक्क की आकृति सेम के बीज के आकार की होती है, जिसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि यह जो वृक्क होता है इसका लंबाई कितना होता है। तो इस वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। आपको एक और चीज का लंबाई हमने बताया था सबसे पहला नंबर चैप्टर में, आहार नाल की लंबाई। मनुष्य की, आपको अगर याद होगा तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की जो लंबाई थी, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती थी। अगर याद होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई है वह 8 से लेकर 10 मीटर होती थी। उसी प्रकार से जो वृक्क होता है इसका लंबाई हम लोग का 10 सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता, 10 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद वृक्क की जो चौड़ाई है 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। वृक्क की जो चौड़ाई है 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो मोटाई है, वृक्क की मोटाई 2.5 से यानी कि 2.5 से 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये तीनों बात आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वृक्क की लंबाई कितना है, तो आप ध्यान में रखेंगे 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितना है तो 5 से 6 सेंटीमीटर, और वृक्क की मोटाई 2.5 से यानी कि 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच होती है। उसके बाद वृक्क के बाहरी भाग को उन्तोदर, ये भी आपको ध्यान रखना, बाहरी भाग को उन्तोदर और निचली या आंतरिक भाग को नतोदर कहा जाता है। आंतरिक भाग या निचली भाग को या भीतरी भाग को नतोदर कहा जाता है। बाहरी भाग को उन्तोदर और आंतरिक भाग या भीतरी भाग को नतोदर कहा जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को उन्तोदर और भीतरी भाग को नतोदर। अब इसके बाद है कि नेफ्रॉन, वृक्क के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है, और जो नेफ्रॉन है आपको इधर बता दूं कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन जो होता है हम लोग का, नेफ्रॉन यह वृक्क की क्रियात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है वृक्क नेफ्रॉन, और उसी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था कि यह वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, तो आप इसमें ऐड भी कर लेंगे। सबसे पहले वही बात लिखना है कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। सबसे पहले इस बात को आप नोटबुक में ऐड करेंगे कि नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। उसके बाद प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अगर एक वृक्क है यानी कि एक जोड़ा वृक्क अगर होगा तो उसके प्रत्येक वृक्क में यानी कि एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। और प्रत्येक नेफ्रॉन का जो हम लोग का आरंभ होता है यानी कि नेफ्रॉन जहां से शुरू होता है उसका नाम है बोमन संपुट। नेफ्रॉन का प्रारंभ बोमन संपुट नामक
प्याले नुमा संरचना से होती है और यह ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिका में जाल को घेरता है। जब इसका फिगर बनाएंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे फिगर रहता है इसका, और यहाँ पर बोमेन संपुट होता है और यह जो बोमेन संपुट होता है यह ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिका को यहाँ से जाल में घेरते रहता है। तो इसका भी हम फिगर बताएंगे आपको, नेफ्रॉन का, उसके बाद ब्रिक का, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखें कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है और प्रत्येक नेफ्रॉन एक जहाँ से आरंभ होती है वह प्याले नुमा संरचना जिसका नाम है बोमेन संपुट, और यह जो नेफ्रॉन होता है ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिका के जाल को घेरता है। उसके बाद मेलपिगियन कोष के बारे में पढ़ना है हम लोग को। नेफ्रॉन के बारे में बाद हम लोग को मेलपिगियन कोष के बारे में पढ़ना है कि आखिर मेलपिगियन कोष क्या होता है। तो मेलपिगियन कोष क्या है? यह बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस का सम्मिलित रूप मेलपिगियन कोष कहलाता है। जब बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को अगर आपस में मिला देंगे तो उसके सम्मिलित रूप को हम लोग बोलेंगे मेलपिगियन कोष। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि जो मेलपिगियन कोष होता है, समझने के लिए, मेलपिगियन कोष जो होता है वह बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को जब आपस में मिलाएंगे, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को आपस में जब मिला देते हैं तो उन लोग को मेलपिगियन कोष का निर्माण होता है या मेलपिगियन कोष उसको कहते हैं। ठीक है, अब मेलपिगियन कोष के बारे में बाद हम लोग को पढ़ना है कि आखिर ब्रिक के क्या क्या काम है, ब्रिक के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ब्रिक का जो काम होता है, ब्रिक द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरण में पूरा होता है। यानी कि इसमें जो काम होगा 3 स्टेप में होगा, 3 चरण में पूरा होगा, जिसमें से सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनरावशोषण, उसके बाद ट्यूबुलर स्रवण। सबसे पहला स्टेप का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर पुनरावशोषण, उसके बाद ट्यूबुलर स्रवण, तीनों स्टेप का नाम है। तो इन सभी स्टेप को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग का था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह जो होता है छन्ने की तरह काम करता है। सबसे पहले छन्ने की तरह काम करता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है ट्यूबुलर पुनरावशोषण, यह उन पदार्थों को अवशोषित कर लेता है या कर लेती है जिसकी आवश्यकता होती है। मूत्र निर्माण में जिसका आवश्यकता होता है उसी पदार्थ को यह जो पुनरावशोषण की स्टेप होता है, चरण होता है, इसमें अवशोषित कर लेता है और उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल लेता है। जिसकी आवश्यकता होता है उसको अंदर खींच लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है, और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, हानिकारक पदार्थ होता है या उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसको बाहर की तरफ निष्कासित या निकाल देता है। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है, यानी कि तीसरा स्टेप में हम लोग को पढ़ना है ट्यूबुलर स्रवण। कभी कभी उत्सर्जी पदार्थ स्रावित फिल्ट्रेट से मिलता है और जब फिल्ट्रेट से मिलता है तो हम लोग का ट्यूबुलर स्रवण हो जाता है। सबसे पहले था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यह छन्ने की तरह होता है, नाम से ही पता चला होगा, फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर हो रहा होगा। उसके बाद अवशोषण, यानी कि जो जिसकी आवश्यकता है उसका अवशोषण करेगा, उसको ग्रहण कर लेगा, जिसकी आवश्यकता होती है उसको अवशोषित कर लेती है, और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद ट्यूबुलर स्रवण, तो कभी कभी उत्सर्जी पदार्थ को स्रावित फिल्ट्रेट से मिलने के बाद ट्यूबुलर स्रवण हो जाता है। तो यह जो हम लोग का ब्रिक का 3 स्टेप में कैसे कैसे काम होता है वही काम था। तीनों स्टेप था हम लोग का यहाँ पर, 3 स्टेप में कैसे कैसे हम लोग का मूत्र का निर्माण होता है, वह तीनों स्टेप के बारे में यहाँ पर बताया गया था। कि सबसे पहला हम लोग का होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद दूसरा ट्यूबुलर पुनरावशोषण, और सबसे लास्ट जो हम लोग पढ़े थे ट्यूबुलर स्रवण। तो
आज की क्लास में हम इसी टॉपिक के साथ क्लास को एंड करेंगे। और इसके आगे का जो टॉपिक होगा, इसके आगे का भी 2-3 टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का। तो समझिए कि आप एक क्लास और होगा इसका, इस चैप्टर का उत्सर्जन का। उसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक यानी कि नियंत्रण और समन्वय की ओर चलेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग, सबसे पहले तो जाने थे कि आज उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा नंबर में पढ़े थे कि उत्सर्जन की जो परिभाषा होता है वह क्या होता है। उत्सर्जन में हम लोग कौन से पदार्थ को निकालते हैं, हानिकारक पदार्थ को निकालते हैं या जो लाभदायक पदार्थ है उसको निकालते हैं। तो ये आप अगर क्लास ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा किसको निकालना है। दूसरा टॉपिक था कि पौधा में उत्सर्जन कैसे होता है। और तीसरा टॉपिक था हम लोग का पीत वर्णक क्या है। उसके बाद चौथा टॉपिक था हम लोग का अपचा भोज पदार्थ क्या होता है। पांचवा टॉपिक था एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वह कैसे होती है। और उसके बाद बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में लोग पढ़े। उसके बाद मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़े। और वृक्क की लंबाई पढ़े, चौड़ाई पढ़े और उसका मोटाई पढ़े। उसके बाद वृक्क की क्रियात्मक इकाई के बारे में पढ़े। और वृक्क के क्रियात्मक इकाई को या संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। यानी कि हम लोग मानव के शरीर में तो एक जोड़ी नेफ्रॉन होता है, यानी कि 2 नेफ्रॉन होता है। तो 10 यानी 10 में 2 से गुना कर लेंगे तो 20 लाख नेफ्रॉन मानव के शरीर में पाया जाता है। उसके बाद वृक्क के बाहरी भाग को उनतोदर और जो उसका भीतरी भाग था उसको नतोदर कहते हैं। इसके बारे में पढ़े यहाँ पर, उनतोदर और नतोदर के बारे में पढ़े। और लास्ट पेज में हम लोग लास्ट यानी कि सेकेंड लास्ट में हम लोग पढ़े कि नेफ्रॉन की संरचना क्या होता है, इसमें कितना नेफ्रॉन पाया जाता है। उसके बाद मेलपिगियन कोष के बारे में पढ़े। उसके बाद वृक्क के काम जो होता है 3 स्टेप में पूरा होता है, 3 चरण में पूरा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरण में पूरा होता है, जिसमें से सबसे पहला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद दूसरा था ट्यूबुलर पुनरावशोषण। उसके बाद तीसरा था ट्यूबुलर स्रवण। और इस तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े। और यहीं तक हम लोग आज की क्लास को रखते हैं। आज के लिए बहुत सा टॉपिक हम लोग पढ़े। अगर आप इसको कॉपी में नोट करेंगे तो लगेगा बहुत है, लेकिन आपको सब समझ में आया होगा। तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताएंगे। और अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को या इस लेक्चर को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसके आगे का जो लेक्चर होगा यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करके और उसका जो बेल आइकन होता है, घंटा होता है, उसको दबा लेंगे, ताकि आपको जितने भी इस पर क्लास होगी सभी क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से अगले लेक्चर में बने रहे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।